तो ये यूपी मांगे मोर। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की, अब बात स्वास्थ्य की, लेकिन आपको बता दें एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। रविदास मेहरोत्रा, रितु सिंह जो बीएसपी से आती हैं, सुदेश वर्मा बीजेपी से आते हैं, सुलेमान मोहम्मद खान और मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश को दिखाते हैं आपको, जो आपको वाकई परेशान करेंगे। बहुत कुछ हुआ है लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी। देश में टाइफाइड से होने वाली मौतों में 48% लोग उत्तर प्रदेश के हैं। कैंसर से मरने वाले लोगों में उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 70% का है। टीबी से मरने वालों की तादाद जो टोटल उसमें 18% उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। प्रसव के दौरान मौत के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर आता है। साल 2015 में 1 लाख महिलाओं में से 285 महिलाओं की मौत प्रसव के वक्त हो गई। इन तमाम दावों के बाद 62% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हैं। बावजूद इसके कि 108 एम्बुलेंसेज और तमाम सारी चीजों का इंतजाम किया गया, यह सरकार का दावा है, लेकिन फिर भी 62% महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं। 42% महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं मिल पाती। अभी भी करीब 15 लाख महिलाओं का प्रसव जो है, डिलीवरी जो है वो घरों पर ही होती है। यूपी में 1000 बच्चों में से 64 बच्चों की मौत 5 साल से कम उम्र में हो जाती है, जबकि 1000 बच्चों में से 35 बच्चों की मौत 1 महीने के अंदर हो जाती है। ये डराने वाले आंकड़े हैं। अब इसके बाद शायद और कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आंकड़े काफी कुछ कह रहे हैं। बावजूद इसके कि बहुत कुछ किया गया, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर इसमें करने की जरूरत है। रविदास मेहरोत्रा साहब, आप मौजूदा वक्त में सरकार में हैं, आपका दावा है कि आप दोबारा सरकार में आ रहे हैं। ये जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताया ये वाकई बहुत डराने वाले हैं। क्या खास है कि इस आंकड़े को आप बेहतर कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के हालात को आप बेहतर करेंगे स्वास्थ्य के मामले में? छोटा सा जवाब रखिएगा सर। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी तरह की दवा, सभी तरह का इलाज और सब तरह की जांच फ्री होगी और हुई है। सब तरह के छोटे ऑपरेशन फ्री होंगे। गर्भवती जो महिलाओं के प्रसव के बाद उनको जो है JSY योजना के अंतर्गत 1400 रुपए मिलेंगे। यहां तक कि पार्किंग भी हम लोगों ने फ्री करने का काम कर दिया है और सारी जांच फ्री होगी। हम लोगों का ये प्रयास होगा और ये प्रयास था भी कि सारे प्रसव, लेकिन आपके तमाम प्रयासों के बावजूद 62% महिलाओं तक आप पहुंच नहीं सके। प्राथमिक किसी घर में प्रसव होगा और प्रसव के दौरान अगर मां या बच्चे की मृत्यु होगी तो जो प्रसव कराया हो दाई ने उस खिलाफ मुकदमा कायम होगा। उसके डर से यह प्रयास हुआ और गर्भवती महिलाओं की बड़ी संख्या में प्रसव सरकारी अस्पताल में होना शुरू हुए। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर गर्भवती महिलाओं की पूरी जांच कराई और सारी गर्भवती महिलाओं की जांच होगी। जो गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, यानी जिन महिलाओं के ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन या शुगर ज्यादा या कम होगा, उनका विशेष रूप से जांच और इलाज होगा। हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी पूरी बात सुन लीजिए। छोटा सा प्लीज। हमारे गर्भ जो प्रसव के दौरान बच्चों की मृत्यु होती है, हम लोगों ने यह प्रयास किया कि 1 घंटे के अंदर मां अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करे। इसके अलावा अस्पतालों के उच्चीकरण करने का हम लोगों ने आदेश किए। जहां पर 30 बेड के अस्पताल है वहां 100 बेड के होंगे। जहां 100 बेड के अस्पताल हैं वहां 500 बेड के होंगे और जहां 300 बेड के अस्पताल हैं वहां 500 बेड के अस्पताल होंगे। ठीक है, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जैसे कि ATM होता है ऐसे दवा का ATM बनाया जाए और हम जगह जगह पर ये प्रयास करके, चलिए एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप 62% महिलाओं तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंचा सके, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। जहां पर कोई मरीज पहुंचेगा, रविदास जी थोड़ा वक्त कम है क्योंकि 1 घंटे में सारी चीजों को समेटना है मुझे। दवा के ATM से ठीक है रविदास जी, दवा मिलने का काम होगा। हमारा ये प्रयास होगा। हम लोगों ने, ठीक है अनिल जी, रविदास जी छोटा छोटा सा रख लेते रहे। अनिल जी एक छोटा सा कमेंट आपका। इतना सब कुछ किया गया फिर भी 62% महिलाएं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम है। 48% लोग उत्तर प्रदेश के टाइफाइड से मर जाते हैं, पूरे देश के आंकड़ों के एतबार से देखें, यानी भी बहुत बड़ी गुंजाइश इस सेक्टर में काम की। देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बीमारी को समझ जड़ में नहीं जाना चाहता है। दवाई नहीं ठीक करती है, डॉक्टर ठीक करता है। डॉक्टर तय करेगा ना दवा कौन सी लिखनी है। आप सारा मेडिकल स्टोर फ्री कर दीजिए, अरे लोग गलत दवाई खा के बीमार पड़ जाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि 5 लाख डॉक्टरों की कमी है इस देश में, जिसमें से 1 लाख डॉक्टर यूपी को चाहिए। भाई डॉक्टर ही नहीं है तो दवाई बताएगा कौन?
अगर एम्बुलेंस से मरीज आ जाएगा अस्पताल तो इलाज कौन करेगा? वार्ड बॉय इलाज करेंगे। वार्ड बॉय उत्तर प्रदेश में इलाज कर रहे हैं। और रविदास मल्होत्रा जिस परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं इसलिए वो उसका आंकड़ा दे रहे हैं। इन्होंने जो मैं और जिस क्षेत्र से आता हूं, देवरिया से आता हूं, वहां जाके देखें इलाके में जो सरकारी अस्पताल की स्थिति 50 साल पहले थी वही है। बिल्डिंगें बन गई हैं, जो बिल्डिंग बना है, सीएमओ का दफ्तर बना है, एडिशनल सीएमओ का दफ्तर बना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का दफ्तर बना है, न ऑपरेशन थिएटर बने हैं, न वार्ड बने हैं, न डॉक्टरों की बैठने की जगह ठीक हुई है। बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन गई लेकिन न मरीज को बैठने के लिए बनी है, न डॉक्टर को बैठने के लिए बने। ये पूरा जो है प्रशासन जो है उसमें बैठ रहा है। बात करें मायावती सरकार की तो एनआरएचएम उनका सबसे बड़ा घोटाला था। तो स्वास्थ्य विभाग में उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जहां अभी चुनाव हुआ है, इंसेफ्लाइटिस इतनी बड़ी समस्या है, भाई जड़ से खत्म करो, मच्छर मार दो, सफाई करो, इंसेफ्लाइटिस नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का इलाज करेंगे, अरे बीमारी हो ना, इस पर भी तो काम होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रूट कॉज को कैसे खत्म किया जाए इस पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं कर समझता। सुलेमान आता हूं, सुदेश साहब छोटा सा एक कमेंट आपका इस पे, ताकि मैं कुछ और सब्जेक्ट ले पाऊं। देखिए, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में हम नहीं हैं, लेकिन पूरे देश के लिए जो हमने 12 रुपया में इंश्योरेंस स्कीम लाया है, उस इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब अस्पताल हो। मैंने कहा आपको कि प्राइवेट सेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो आप 50 साल से ध्यान ही नहीं दिए, डेवलप ही नहीं हुआ है। तो उसके साथ साथ आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स डेवलप करने पड़ेंगे, वो आपको करप्शन से निजात पाना पड़ेगा कि अब लोगों को एम्पावरमेंट है। 1-1 रुपया देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों पर जोर देंगे, 12 रुपया में उनको इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन वो अपना इलाज कहाँ कराएंगे? इलाज कहाँ कराएंगे? अगर हमने एम्स खोलने की बात की, देखिए इतने दिन लग गए, कोई जमीन ही नहीं दे रहा था। उसके बाद अब फाइनली एम्स जो गोरखपुर की बात हुई है। तो इस तरह से कैसे, स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं दिया इन लोगों ने। स्वास्थ्य क्या, मैं तो बताऊं, आप जो क्षेत्र उठाने वाले हैं हर क्षेत्र का यही हाल है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान अब आप दीजिएगा ध्यान जरा, ऐसा ध्यान दिया गया कि जिस जाति को तोड़ो, इस जाति को जोड़ो और हम सत्ता में आ जाएंगे। इससे थोड़ा आज बच ध्यान देंगे, हमारा तो कमिटमेंट है। ठीक है सुलेमान। बस एक शॉर्ट में हुसैन साहब, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो अभी जिक्र कर रहे थे अनिल जी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल NHRM जिसे कहते हैं, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, उसके जरिए डिफरेंट स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया था। यूपी को भी दिया गया था और 10 साल दिया गया और अभी भी दिया जाता है। एक स्कीम है। और ये जो एम्बुलेंसेज जिलों में अब बढ़ गई है, पहले गाँवों में एम्बुलेंसेज नहीं पहुंच पाती थी, अब हमने तो देखा जगह जगह कि समाजवादी स्वास्थ्य सेवा करके जो एम्बुलेंसेज हैं, ये वो NHRM के थ्रू एम्बुलेंसेज बनी है। अस्पतालों की बिल्डिंगें भी सही कह रहे हैं, खूबसूरत बन गई, डॉक्टरों की अभी कमी है, लेकिन पहले से बेहतर हो गया है। हम तो अपने यहाँ रामपुर में देखते हैं कि जिला अस्पताल में बिल्डिंग भी खूबसूरत है, डॉक्टर भी अब बेहतर है, और जौहर यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा अस्पताल कायम हो रहा है की तुलना मत करिए, वहां तो विकास हुआ ही है। रामपुर और सैफई उत्तर प्रदेश नहीं है, और इंप्रूव करने की जरूरत है। रामपुर और सैफई उत्तर प्रदेश नहीं है। 62,000 डॉक्टरों की कमी है, आंकड़ा है, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए ठीक है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, रामपुर उत्तर प्रदेश है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया, एक मिसाल दी मैंने आपको। ठीक है रितु, आपका कमेंट। सर, सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल हैं उनकी दशा को सुधारें, वहां पर डॉक्टर लाएं, जो हॉस्पिटल में चीजों की कमी आप है। क्या करेंगे ये बताइए। बिल्कुल यही करेंगे सर। पहले हॉस्पिटल बनने के लिए टाइम लगेगा। जो हॉस्पिटल बने कम से कम उनकी दशा को तो सुधारें। जो लोग कम से कम उस हॉस्पिटल में हैं वहाँ डॉक्टर होने चाहिए, हर चीज का ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हर चीज की दवाई होनी चाहिए। अब ये बातें करते हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये जब बनाएंगे पहले जो बना हुआ है उनको तो सुधार लें। हम तो जब आएंगे जो पहले बना हुआ है उनको सुधारेंगे। लोगों को कम से कम स्वस्थ जो वो मिलना चाहिए वो मिलना तो शुरू हो। जो उनको आज महिलाओं की डेथ हो रही है, आज कितने बच्चों की वो हो रही है। सेक्टर में किया था सर, आप कम से कम बोलिए, आपकी तरह जुमलों की बात नहीं करते कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। सुदेश साहब, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है निगेटिविटी को थोड़ा सा किनारे करके सिर्फ पॉजिटिव चीजों को आगे रखा जाए। बहरहाल अब मैं अगले सब्जेक्ट पे जा रहा हूं, आप लोग प्लीज सुधार कैसे करना है, ठीक है, बेहतर कैसे हो सकता है, बस इस पे आज हम बात कर रहे हैं। अगले सब्जेक्ट पे मैं जा रहा हूं, एक्सप्रेस वे बन गया। इनको लेकर अखिलेश ने काफी कुछ बहुत शोर किया गया कि बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, लेकिन एक तस्वीर यह भी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वो अब भी सड़कों के जरिए मेन इलाकों से नहीं जुड़ सके हैं। कानपुर देहात के कई गांव ऐसे हैं जहां तक आज तक सड़कें नहीं पहुंच सकी। अधिकांश जो ज्यादातर कस्बे हैं वहां बसें नहीं जाती हैं। अलीगढ़ और कुशीनगर के कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं। कुशीनगर के रामकोला में दूल्हा शादी में अपनी मोटरसाइकिल से जाता है। शौक नहीं है ये, उसकी मजबूरी है। वो चाहता है कि कार से जाए और दूसरी लग्जरी गाड़ियां हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता होगा। 12 साल में भी वाराणसी पर बन रहा गंगा पुल नहीं तैयार हो सका। ये हालात हैं।
ये बात सही है कि चुनाव से पहले 6 घंटे में 5500 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो चुनाव से पहले 6 घंटे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम जो है वो अभी भी अधूरा है, जबकि उस पर एक ट्रायल रन जरूर हुआ था। कई जगहों पर सड़क और फ्लाईओवर जो है वो अब भी अधूरी हैं। कानपुर देहात के कई ऐसे इलाके जो सड़कों के जरिए जोड़ना उन्हें अभी बाकी है। सबसे पहले इस पर मैं अनिल जी से ही कमेंट लेता हूं। अनिल जी, बहुत सारा शोर हुआ चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे का, बहुत सारा विकास हुआ और सड़कों पर ज्यादा जोर रहा, लेकिन आंकड़े जो है, तस्वीर का एक पहलू वो है जो हमने अभी दिखाया तस्वीरों में कि उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे तो 8,432 किलोमीटर स्टेट हाईवे हैं और उसमें तो 300 किलोमीटर का एक जो पैच की बात हो रहा है सिर्फ 300 किलोमीटर है। अगर हम परसेंटेज में जाएंगे तो कहीं टिकता ही नहीं है, टिकता है। और इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। दुनिया में आप पोल्यूशन की समस्या से लड़ रहे हैं, आपने अभी टीबी की बीमारी का जिक्र किया, ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन, इसके लिए ट्रांसपोर्ट जिम्मेदार है। एक दूसरे से दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन को जो है, जैसे सड़क न जाना, बसों का न जाना, उससे बहुत सारी विकृतियां होती हैं, समाज में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सड़क एक ऐसी समस्या है जिससे अब कोई बीमार पड़ेगा उसको अस्पताल कैसे जाएगा। सड़कों पे काम हुआ, जैसा कि अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि कहीं ना कहीं ये विकास जो है कहीं सेंट्रलाइज हो जा रहा है। इटावा में हो रहा है, सारे बजट, इटावा में स्विमिंग पूल नहीं बना तो उत्तर प्रदेश का जो है डायरेक्टर स्पोर्ट्स सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन प्रदेश की सड़क में गड्ढे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यही हाल हाईवेज की भी है। गोरखपुर से बनारस का जो हाईवे है, स्टेट नेशनल हाईवे है, उसकी हालत खराब है। स्टेट हाईवे की आप बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में इतनी संभावनाएं हैं पर्यटन की। फैजाबाद में, अयोध्या से आप लेके बौद्धिस्ट सर्किल को जोड़िए, सारनाथ, कुशीनगर, नेपाल को, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। जो पॉलिटिकल सिस्टम आता है वो अपने यहाँ काम करता है। मायावती जी आती हैं तो नोएडा के आसपास विकास सेंट्रिक हो जाता है, मुलायम सिंह आते हैं तो विकास कहीं ना कहीं इटावा में सेंट्रिक हो जाता है, कुछ छूटा छटका रामपुर भी पहुंच जाता है, कुछ आजमगढ़ भी पहुंच गया है क्योंकि आजमगढ़ से मुलायम सिंह जी सांसद हो गए हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वीर बहादुर सिंह आए थे तो बिहार गोरखपुर में बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई थी, लेकिन उनके न रहने का, तो कहीं ना कहीं जो बजट है, हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, उत्तर प्रदेश में बजट कम है, तो उसका समान वितरण करना चाहिए। इनको सही मायने पे सही जगह पे पैसा जब तक खर्च नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इस प्रदेश में सही नहीं होगा। रविदास मेहरोत्रा साहब, एक छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा रखिएगा सर, ताकि मैं कुछ और सब्जेक्ट ले पाऊं। देखिए, लखनऊ से लेकर के आपने बताया कि आगरा तक अब 2.5-3 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अभी प्रयास ये होगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे का जो है, जो शहर जुड़े हुए हैं वहां के रोड ठीक हों। ऐसे ही लखनऊ से लेकर के बलिया और गाजीपुर तक जो है वो सड़क का काम शुरू हो गया है और वहां पर भी एक्सप्रेस हाईवे बनेगा। आपने देखा लखनऊ से आगरा जो बना एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर नौसेना के फाइटर प्लेन उतरे, 9 प्लेन उतरे, तो सड़क ऐसी बनी कि वहां सेना के जो अधिकारी आए थे, सर सिर्फ एक एक्सप्रेसवे से काम नहीं चलने वाला ना। अच्छी बनी है, ऐसे ही सड़क पर बनाएंगे सारे हाईवे में और पूरे प्रदेश में। आपकी सरकार बनने पर सब सड़कें ऐसी बनेंगी जहां पर अच्छा, आपकी सरकार बनने पर सारी मुश्किलें दूर हो जाए, लागूमान उतर सके। ठीक है, इसलिए अखिलेश जी जब अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे लखनऊ से आगरा सड़क बनी है, वो सड़कें पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर जगह बनने का। चलिए, हर बार यही सपना सजोता है आपकी सरकार ने सड़क बने बिना घोटाला भी हो गया सहारनपुर वाले स्टेट हाईवे में। ऐसे ही और आपका ये सब फयादा चला रहा है। ठीक है रविदास जी, ठीक है रविदास जी। सुदेश वर्मा साहब, रोड मैप रोड के लिए आपका क्या है? देखिए, आपने देखा कि जब वाजपेयी जी की सरकार भी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो रूरल रोड हमारा फोकस रहा था। रूरल रोड को जब तक आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक ये स्टेट की इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं होगी। क्योंकि किसानों को पता होना चाहिए कि नज़दीक की मंडी कौन है और फास्टेस्ट तरीके से कैसे जा सकते हैं। ई मंडी की बात हमने की है पूरे देश में, 550 से ज़्यादा ई मंडी की बात हो रही है। तो ई मंडी से जब जुड़ जाएंगे और रोड अच्छा होगा, रूरल रोड जो स्टेट हाईवे से लिंक हो, तो किसान अपने जो पैदावार है उसको ले जा सकते हैं नज़दीक की मंडी में, अच्छा उनको प्राइस भी मिलेगा। तो अगर डेवलप करना है तो रूरल रोड में फोकस देना पड़ेगा, जो हमारा फोकस होगा। नेशनल हाईवे में ऑलरेडी हमारा फोकस है, ये 300 किलोमीटर दिखाते हैं, हम 10,000 किलोमीटर प्रत्येक साल बनाने की बात करते हैं। हमारा जो अभी आंकड़ा है वो 23 से 24 किलोमीटर रोज बनवा रहे हैं हम। ये क्या 300 किलोमीटर दिखा के, उसमें भी बहुत पहले ताज एक्सप्रेस शुरू हुआ था,
इनके समय खत्म हो रहा है, वो भी आपने बताया कहाँ गड्ढे हैं और पूरे जुड़े नहीं ठीक है सर, उसको ठीक दिखा है। के कितना लुभाई है। कुछ चलिए बड़ा इंतजार करिए, करते हैं कुछ बड़ा सोचिए कि उत्तर प्रदेश की बहुत आवाम बड़ा शहर को है। जो भरोसा आप लोग सर, दे रहे हैं वो इनसे कितना आ रहा हूँ। पूछिए ऋतु आपके कि पास एक एक सहारनपुर वाला करके जो घोटाला हुआ है- ऋतु ऐसे नहीं, नहीं। ऋतु आता हूँ आपके पास। सुलेमान, अब आपके टर्न है, प्लीज आपको कमेंट इस पे। बस शॉर्ट में बहुत सुदेश जी के, तो मैं सुदेश भाई आपसे मैं हैरत में हूँ आपकी बातें सुन के। रोज 23-24 किलोमीटर आप रोड बना देते हैं, पता नहीं कहाँ बन रही है। 3 साल में तो मैं समझ रहा हूँ पूरा मुल्क कनेक्ट हो जी, चुका आपको होता पता ही नहीं जबरदस्त है तो- अरे, एक्सप्रेसवे आपको से। नहीं पता तो हम पता क्या नहीं बताएं? कहाँ से आप आंकड़े तो ले 4 आते किलोमीटर हैं बनाते भैया। थे, थोड़ा सा जब आप सरकार में अरे थे तो मुझे यूपी में दिखेगा भी तो आप- भाई, मैं भी आप तो इस तो मुल्क- आश्चर्यचकित मैं- रहेंगे ही, अरे क्योंकि सुनिए आप तो, imagine नहीं कर सकते। अरे सुदेश सुलेमान, भाई, सुलेमान, देखिए, सुलेमान, डेवलपमेंट का। सुलेमान, कोशिश ये कीजिए कि अरे आप भाई, सिर्फ अपनी बात भारत बताएं को प्लीज। डेवलप होना मैं है, कुछ तो और तेजी कह से रहा डेवलप होना हूँ। मैं भी पड़ेगा। इस सुदेश मुल्क का- भाई, सुदेश भाई, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हाँ, हूँ। अरे सुन तो ले। हाँ, मैं कह रहा हूँ please। कि भाई मैं भी तो इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं भी तो यहीं रहता हूँ, यहाँ से इधर से उधर जाता हूँ, मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, स्टेट्स में जाता हूँ, पता नहीं क्या झूठे सच्चे आंकड़े देते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो रूरल रोड्स की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के टाइम की योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें गांवों के अंदर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है और सड़कें जुड़ती हैं। उसके अलावा इस सरकार में यूपी में काफी सड़कें बेहतर हुई, एक्सप्रेसवे कई बार जिक्र हो चुका है, मैं समझता हूँ कहना अब बेकार होगा। उसके अलावा इंटरनली मेट्रो भी शुरू हुई थी। और अब फिर मैं कहूंगा, अनिल जी कहेंगे कि रामपुर की सड़कें मैं कहूंगा बहुत अच्छी हैं, तो कहेंगे कि भाई रामपुर में पैसा जाता है, तो मैं मिसाल वही दूंगा जो अच्छी है, तो मैं वही मिसाल दे सकता हूँ आपको। चलिए, और हम ये ऋतु- समझते हैं कि आगे सहारनपुर से क्या वाला है। जो घोटाला हुआ है सड़क ऋतु- पे, ऋतु- सर आप- सहारनपुर से जो देहरादून वाला जो 1700 करोड़ का घोटाला हुआ है ऋतु, उसके बारे आपकी में क्या बताएं। तैयारी है? रोड्स आप कैसे सर बेहतर ताज बनाएंगे ये बताइए। एक्सप्रेसवे सब जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती ने बनाया और सबसे पहले बनाया। और जो पत्थरों की बात करते हैं, इन्होंने पत्थरों का काम किया होता तो सड़कें बन गई होती, और अब हम तो पत्थरों का ही काम करने वाले हैं, जब भी सड़कें बनेंगी तो पत्थरों से ही विकास होने वाला है। इनकी तरह भाजपा की तरह जुमलेबाजी करेंगे नहीं, इनकी तरह सहारनपुर और देहरादून वाला जो जिस तरह इन्होंने अभी घपला किया, इस तरह के काम हमारे सरकार चलिए ठीक है, सत्ता में आने पे होते हम कोशिश नहीं। कर रहे हैं कि हमारे आज यहाँ आप दोनों विकास एक होता है, दूसरे पर, विकास आज तमाम लोग एक धरातल दूसरे पे पर दिखाई इल्जाम न देता है। लगाएं, बहुजन क्योंकि समाजवादी चुनाव प्रचार का वक्त भी वैसे खत्म हो चुका और वोटिंग का भी अब कोई बहुत वो बाकी नहीं है। कुछ एक आध सीटें हैं जहां पर वोटिंग नहीं हुई थी, इसलिए वहां वोटिंग हो रही है। अब तो जनता ये जानना चाहती है कि उनकी उम्मीदों पर आप कैसे खरे उतरेंगे, क्या काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है शिक्षा। साक्षरता के मामले में देश भर में यूपी का जो स्थान है, यूपी की पोजीशन 29वीं है। ये वाकई बहुत परेशान करने वाली है, यानी आखिरी पायदान पर यूपी है। उत्तर प्रदेश 29वीं पोजीशन पर है। 10 साल में करीब 3.87 करोड़ यानी 3,87,00,000 लोग जो हैं वो शहरी इलाकों में 6,53,256 लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती। गांव में 22,44,000 से ज्यादा स्कूल नहीं दिए गए। कुल आबादी का 57% जो है। हालात बहुत खराब हैं, यानी टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश एजुकेशन के मामले में, लेकिन नीचे से टॉप कर रहा है। इसे कैसे बेहतर किया जाएगा? ये वो सेक्टर है, ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा और बहुत संजीदगी से, बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर साक्षरता नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, तो फिर किसी और मामले में चीजें बेहतर होंगी। इस बात की उम्मीद करना शायद बेमानी है। अनिल साहब, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी जो प्राइमरी स्कूलों की हालात है, देखिए आप जो आंकड़ा दे रहे थे उसे ना साक्षरता का था, तो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूलों की हालात है, एक बड़ा मार्मिक पहलू है कि मास्टर जो है, हम हमेशा आरोप लगाते हैं कि शिक्षक काम नहीं करता है, शिक्षक पढ़ाने नहीं जाता है, लेकिन अगर 365 दिन हम एक शिक्षक की कार्यशैली को देखें जो प्राइमरी का अध्यापक है, 150 दिन उसका 200 दिन ऐसे निकल जाता है, उसके पास तमाम पूरा चुनाव मास्टर साहब ने करा दिया, जनगणना होगी मास्टर साहब करा देंगे, मिड डे मील में खाना बना के मास्टर साहब खिला देंगे। भाई मास्टर साहब का काम बच्चों को पढ़ाना है और वो बच्चों को कभी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो केवल पैसा देने से जो है, सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों रुपए डाल दिए गए। कई 100 कुछ करोड़ का बजट है सर्व शिक्षा अभियान में उत्तर प्रदेश का, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर एक जिले का आता है पैसा। चाक खरीद दिया जाता है, डस्टर खरीद दिया जाता है, ड्रेस खरीद दिया जाता है, खाना खरीद दिया जाता है। ये सब काम होता है जो नहीं होना चाहिए। बेसिक क्या है? पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। प्राइमरी स्कूलों की हालात ये है कि एक स्कूल में एक से ज़्यादा अध्यापक नहीं है। बाकी सरकारी पॉलिटिकल सिस्टम उतने इतना हावी है कि कहीं 2 अध्यापक हैं तो मास्टर साहब लोग अटैच हैं हेडक्वार्टर से। बलिया, गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती में स्कूलों में अध्यापक नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, इन सब जिलों में जरूरत से ज़्यादा अध्यापक हैं। वहाँ एक-एक अध्यापक हैं तो उनमें वो
हाँ। उस तरीके से वो उस पैमाने पर पढ़ाने की पॉलिटिकल क्षमताओं की सिस्टम कमी में क्या भी हुआ, उनके अंदर है। अध्यापकों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक तो है। काम करने की आजादी है उनको पढ़ाने की, स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाए। और जो बार बार अभी भाजपा के हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, इस देश में प्राइवेट शिक्षा, प्राइवेट इलाज कितने लोग ले सकते हैं, इसका अंदाजा उन्हें शायद है नहीं। प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी है, 10,000 रुपये महीने फीस लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम आम आदमी को शिक्षा देना चाहते हैं, आम आदमी को स्वास्थ्य देना चाहते हैं, तो हमको अपने सरकारी सिस्टम पे ही दाव लगाना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ऋतु, मुझे बताया जा रहा है आपको जाना है, इसलिए आप एजुकेशन पर अपनी बात रख लें फिर। सर मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि शिक्षा प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि जो मास्टर जी हैं, जो शिक्षित अध्यापक हैं, वो ही एजुकेटेड नहीं है। आप उनको कभी भी जाके देखिए, उन्हें कुछ आता ही नहीं, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और इसलिए वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है। शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता जा रहा है क्योंकि जब अध्यापक ही अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो मेरा तो मानना यह है कि सबसे पहले मैं जब भी हमारी सरकार आएगी, मैं सबसे पहले उन मास्टरों का एग्जाम लूंगी, जो मास्टर उसमें वो पास होंगे वही उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि शिक्षा प्रणाली और जो दोहरी प्रणाली है शिक्षा प्रणाली कि अमीर बच्चों के लिए अलग और गरीब बच्चों, इस पे भी ध्यान दूंगी कि सब पूरे यूपी पे एक जैसी शिक्षा प्रणाली हो। और सबसे पहले उस टीचर का टेस्ट लिया जाए कि वो काबिल है या नहीं, तभी वहां का स्तर सुधारा जा सकता है, नहीं तो कभी भी स्तर सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया। रविदास साहब, एजुकेशन के हालात मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश जो है साक्षरता के मामले में, क्योंकि एजुकेशन से सब जुड़ी हुई चीजें, प्राथमिक एजुकेशन और साक्षरता सब कनेक्टेड है। 29वीं पोजीशन है, नीचे से टॉप कर रहा है उत्तर प्रदेश, इसे कैसे ठीक करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं कि सब सुधार हो, और इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा हमारी जो है, जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, वो समाप्त हो। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनके जैसे जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ व्यवस्थाएं हों। और इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर चाहे मंत्री का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, अफसर का बेटा हो, वो पढ़े सरकारी स्कूलों के अंदर। और स्कूलों में सर, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़े सर, आप बता दीजिए जरा ना। वैसे ही बच्चों की सुविधाएं आपके बच्चे सर कहाँ पढ़े? और वहां पर रोजगार परक शिक्षा हो, ये हम लोग चाहते हैं। शिक्षा को रोजगार सर, आपके बच्चों ने कहाँ पढ़ाई की है? और शिक्षा पढ़ने के बाद अरे रविदास साहब, सुन भी लीजिए ना। मिले, शिक्षा ऐसी। रविदास जी, आपके बच्चों ने कहाँ पढ़ाई की है? जीआईसी में की है जी। आपके बच्चों ने कहाँ पढ़ाई की है? जी, मैंने खुद पढ़ाई करी है। नहीं, आपके बच्चों ने कहाँ पढ़ा है, मैं पूछ रहा हूँ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कराई है। बच्चों की पढ़ाई सरकारी हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार जो बने। चलिए, मैं इसको चेक करवाऊंगा सर। आपने नेशनल टेलीविजन पे कहा है कि आपने अपने बच्चों की पढ़ाई, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उतनी फीस जो है गवर्नमेंट के स्कूल में। ठीक है, और सवाल अभी अनिल जी, अगर आपको जानकारी हो, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं। रविदास जी के एक प्रकरण एक संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जितने सरकारी कर्मचारी हों उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य हो। सरकार आपकी थी, लेकिन आप माने नहीं, उस सरकार उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए, आपने लागू नहीं किया। आप उस फैसले के खिलाफ सरकार में हाईकोर्ट में अपील में चले गए हैं। स्टेटस है, मैं कोई आंकड़े बता रहा हूं रविदास जी। अगर इस हाईकोर्ट का आदेश इतना अच्छा था तो आप लागू करा देते। उस फैसले को जो फैसला हुआ है उसको ही सरकार मानेगी। अखिलेश यादव जी, आप ये बात कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। 2 साल हो गया फैसला हुए, आप एसएलपी में चले गए, आपने माना नहीं है। प्रयास करेगी कि अधिकारियों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े जहां पर जिससे पढ़ते हैं। 5 साल हो गए, आप कब प्रयास करेगी? 5 साल दिया था। चलिए ठीक है, एक और विषय है, जरा एक और विषय है, वो भी जरा दर्शकों के सामने रख दे, फिर उस पर एक साथ में कमेंट ले लेंगे हम उस पर। एक उत्तर प्रदेश की दुखती विरग है बुंदेलखंड। एक बड़ी चुनौती है, ये इलाका कैसे डेवलप करे, इस इलाके की तमाम जो परेशानियां वो कैसे दूर हों। उससे जुड़े कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये इलाका कितना पिछड़ा हुआ, कितनी परेशानी है। पानी की समस्या बहुत बड़ी इस इलाके में, पीने के पानी की भारी किल्लत इस इलाके में है, और 300 फीट नीचे चला गया है पानी का स्तर इस इलाके में। कृषि के लिए पानी मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है, पानी की अगर समस्या है तो सूखा और ओलावृष्टि की समस्या से भी यहाँ के इलाके के किसान जूझते हैं। 2004 से ही सूखे की चपेट में इलाका रहा है। 2007 में सूखाग्रस्त इस इलाके को घोषित किया गया और बहुत मांगों के बाद 80% किसान साहूकारों और बैंकों के कर्ज में डूबे हुए हैं। ओलावृष्टि से सैकड़ों किसानों ने खुदकुशी की है। नदियों और प्राकृतिक वाटरफॉल वाले इलाकों में प्रबंधन का अभाव है। बूंद बूंद पानी के लिए यह इलाका तरसता रहा है। 2016 में
पीने के पानी के लिए ट्रेनों के जरिए वहां तक पानी पहुंचाया गया। कई गांव में 10 किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। भुखमरी से 10 साल में करीब 50 लाख लोग वो इलाका छोड़कर जा चुके हैं। ये बुंदेलखंड एक बड़ी दुखती विरग है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका पहला कमेंट, क्योंकि एक बड़ी किसान रैली आप लोगों की तरफ से की गई, एक कमेंट और यही फाइनल कमेंट होगा आपका। बुंदेलखंड को जोड़ते हुए इस पर अपनी राय दे दीजिए आप। चलिए सुलेमान साहब से मैं फिर से इस पर कमेंट लूंगा। सुदेश साहब, बुंदेलखंड को कैसे आप बेहतर करेंगे? कब तक हम पानी वहां ट्रेनों के जरिए पहुंचाएंगे? कोई और रास्ता कैसे बनेगा? हुसैन रिजवी साहब, हमने बताया है अपने कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में किस तरह से नदियों को जोड़ने का काम बहुत बड़े पैमाने में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि एडॉक मेजर से बुंदेलखंड डेवलप नहीं हो सकता। वहां पानी पहुंचाना है, नदियों को जोड़ना पड़ेगा, वहां के किसानों को एम्पावर करना पड़ेगा जिससे उनका पैदावार अच्छा हो सके, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज लाना पड़ेगा जिसकी हमने बात की है। बुंदेलखंड सिर्फ एडॉकिज्म से नहीं चलेगा जो आज तक चला आ रहा था, और हम कटिबद्ध हैं कि हमारी सरकार आएगी और हम इस कार्य को पूरा करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं बुंदेलखंड बिल्कुल डेवलप करेगा और बाकी बुंदेलखंड की जो उम्मीदें वो भी पूरी होंगी। रविदास मेहरोत्रा साहब, बाकी रीजन से भी कैचअप करेगा। ठीक है रविदास साहब, क्या है बुंदेलखंड को कैसे आप बेहतर करेंगे? देखिए, हम लोग चाहते ये हैं कि बुंदेलखंड में जो वहां समस्या पानी की है उसका निदान हो, और केवल वही नहीं, पूरे प्रदेश भर के अंदर, चाहे कोई कितना पिछड़ा इलाका हो, चाहे कितने लोग गांव में रहते हो, कितनी रहते हो मन बस्तियों में, लोगों को कम से कम पीने का पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। और उसके लिए अब बुंदेलखंड की बात हुई तो भारत सरकार से लगातार लोगों ने पैकेज की मांग भी करी थी, लेकिन पूरा पैकेज मिला नहीं। अब पूरा पैकेज जो है वो मिला होता, जो कि उसका हिस्सा है, जो संघीय ढांचा है, उसके हिसाब से हमारे बुंदेलखंड को केंद्र सरकार की ओर से जो है, यानी आप इल्जाम केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में से नहीं, वहां पर पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल निकाला जाए। और ये हम लोगों का प्रयास है कि नदियां सारी जोड़ करके और बुंदेलखंड के लोगों को पीने के पानी। सुलेमान, एक छोटा सा कमेंट प्लीज, 30 सेकंड का वक्त है आपके लिए। फाइनल कमेंट, शो खत्म करने का वक्त हो रहा है। सुलेमान, बहुत छोटा सा प्लीज। बस मैं रविदास जी एक बात कहने दिए। मैं एम्स पे कह दूंगा, ये कह रहे थे सुदेश जी की एम्स उन्होंने अब शुरू किया है। कांग्रेस के टाइम में 6 एम्स बने, गुलाम नबी साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, 6 एम्स अलग अलग जगहों में जो चल रहे हैं और शुरू हो गए। सेकंड बात, एजुकेशन पे कांग्रेस पार्टी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किए, जो फंडामेंटल राइट 21A में कॉन्स्टिट्यूशन में बन चुका है, और उससे बुंदेलखंड के लिए क्या करेंगे? कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों की, वो भी कांग्रेस पार्टी ने लॉ पास किया 2009 में, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और पानी की जहां तक आप बात करते हैं, कांग्रेस सरकार आएगी, हमने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। सन 2009 में हमने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, जो हमें उम्मीद है, सरकार आएगी, तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या और किसानों की समस्या को हल किया जाएगा। अनिल जी, एक फाइनल कमेंट आपका, बहुत छोटा सा रखिएगा प्लीज, शो खत्म करने का वक्त हो रहा है। जो मैं समझ पा रहा हूं, इनके पास एजेंडा नहीं है। अभी एक 2 खबरें हम दो अपनी खबरों के साथ मैं अंत करूंगा इसको। 2 खबरें हमने कुछ दिन पहले चलाई थी। एक रोटी बैंक की खबर थी कि गांव के लोगों ने कैसे मिलकर अपने घर से एक रोटी निकाली, और उस शहर में बांदा की एक खबर थी, रोटी की समस्या खत्म हो गई, लोग बांदा में लोगों का भूखे सोना बंद हो गया। एक और खबर हमने महोबा से की थी, जहां गांव के कुछ लोगों ने ही वहां पे ग्रीनरी की और पानी आ गया, पानी का लेवल ऊपर उठ गया, 250 जो 300 है वहां करीब 170 पे आ गया। तो सरकार को लॉन्ग टर्म प्रयास करने के साथ साथ वहां के लोगों को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा, लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, ग्रीनरी नहीं बनाई जाएगी, जो है टैंकर से पानी और ट्रेन से पानी पहुंचाने की, उससे वहां की समस्या खत्म नहीं होगी। वहां की समस्या का एक समाधान है, वहां ग्रीनरी हो, वाटर लेवल जो 300 चला गया और 100 से ऊपर आ जाए, तभी समाधान होगा। और ये बिना बुंदेलखंड के लोगों के मिले केवल सरकारी योजना, अनुदान और राहत से ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुलेमान मोहम्मद खान, रविदास मेहरोत्रा साहब, ऋतु और सुदेश वर्मा साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश चाहता है कि इन तमाम मुश्किलों से उसे आजादी मिले। हमने कोशिश की कि वो मुद्दे उठाए जाए और इन तमाम राजनीतिक दलों से उस पर उनकी क्या राय है, वो क्या करेंगे, ये जाना जाए। और ये कोशिश हमने की आप तक पहुंचाने की, और उनके जो जवाब हैं वो जाहिर सी बात है आपकी बेहतरी के लिए, लेकिन कितना जमीन पर उतरेगा उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नमस्कार। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है।